Welcome back, my dear students. Today we are going to explain and solve the LET exam of class 5. क्लास 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा 29 को ही हुआ था। साथ में जब 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके साथ में ही हुआ था। उसकी आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर 3 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट वही सेम इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का और तीसरा हमारा जो रहेगा वो मैथ का रहेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इंग्लिश वाले पार्ट से। इंग्लिश में कहता है रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि नीचे दिए गए जो लाइन्स हैं उनको पढ़िए, पोएम की कोई लाइनें हैं और उनसे क्या करिए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बट एक्चुअल में यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इन द क्लास डिस्कशन जेनी यू हार्डली सेड अ वर्ड, तो वो जेन है, कोई जेन या जेनी, उसके बारे में बात हो रही है कि भाई आप क्या है मुश्किल से कोई एक वर्ड बोलते हैं। वी ऑल एड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू आर बेयरली हर्ड। ले हम क्या है कि हम जो अपने ओपिनियन है, अपने विचार हैं, जो एयर्ड का मतलब होता है एक्चुअल में पब्लिकली, यानी कि पब्लिकली हम बोलते हैं अपने विचारों को सबके सामने। जैसे क्लासरूम में बच्चे से कोई पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हो, तो वो अपने बारे में बताए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, या जो भी वो बनना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी शुड बी अ गुड पर्सन, अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। बाकी चीज़ें तो बाकी तो प्रोफेशन है हमारे, वो तो हम बाद में कुछ भी बन सकते हैं। बट वो कह रहा है एयर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पब्लिक होता है, अपनी बात को पब्लिकली बोलना। बट यू फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, बट तुम्हारे, हर्ड का मतलब होता है सुनना, बट तुम्हारे मुंह से या तुम जो बोलती हो हम बहुत हमें कम सुनता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एयर्ड। तो ये वही हो गया कि इस एयर्ड जो वर्ड यूज हुआ है इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। तो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस के अंदर। तो इन 4 ऑप्शंस के अंदर क्या कहा था मैंने कि पब्लिकली अपनी बात को बोलना। तो ऑप्शन बी क्या कहता है, मेक पब्लिक, पब्लिकली बोल देना, उसको क्या कहते हैं, एयर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट अनस्क्रैम्बल्ड द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। ये सारे जो लेटर्स दिए गए हैं इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको यूज करके इनको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। ये स्क्रैम्बल्ड किए हुए हैं, मतलब उल्टे पुल्टे करके लिखे हुए हैं आगे पीछे, इनको सीधा करके एक वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे, देखो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे पहले ये ढूंढ लो कि इनके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनके अंदर नहीं है, जो इसके अंदर सॉरी वर्ड नहीं, लेटर, कि कौन सा लेटर या अल्फ़ाबेट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है लेकिन इन बाकी तीनों में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एजुकेशन। तो सबसे पहला ही है एजुकेशन। तो क्या यहाँ पे ई है, ई डी यू CATION, एजुकेशन। तो पहला पहला ही बन जाता है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, इसका ऑप्शन तो देखो ए रहेगा, आंसर इसका ए है, लेकिन मैं चेक करके बता देता हूँ। देखो कैसे, अब यहाँ पे ई एलोकेशन लिखा हुआ है, एलोकेशन, तो इसमें इन इन लेटर्स में कहीं भी एल नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। उसके बाद नेशन, नेशन लिखा हुआ है, तो NATION, नेशन, नेशन तो यहाँ पे बनता ही नहीं है। NATIO, अब एन तो है नहीं, 2 एन तो है नहीं, एक ही सिंगल एन है, वन टाइम एन यहाँ पे दिया हुआ है, तो डबल तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी इसका क्या रहेगा, करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लोशन, तो यहाँ पे फिर एल आ गया, एल इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 says that read the passage and choose the correct answer. एल्बर्ट आइंस्टीन वाज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट। वो क्या थे, एक अमेरिकी क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे, वैज्ञानिक थे भौतिकी के। ही डिजायर्ड वर्ल्ड पीस थ्रू हिज इन्वेंशन। वो दुनिया में क्या लाना चाहते थे, पीस यानी कि शांति लाना चाहते थे अपनी इन्वेंशन यानी खोज के थ्रू। He was disappointed when the then president used atomic bombs and destroyed the army base cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki during the World War II। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे, दुखी हो गए थे जब उस टाइम के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्या किया था, एटॉमिक बम, एटम बम गिराए गए थे, बॉम्बिंग की गई थी। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये हुआ था अगस्त 1945 में। ठीक है, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन वो पूछता है हमसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है।
तो देखो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है डेमोलिश, डेमोलिश इसका सिमिलर मीनिंग है एक तरह से कि किसी चीज़ को विनाश कर देना, खत्म कर देना। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी को कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है न्यू निर्माण करना, जैसे घर बनाते हैं, और बिल्डिंग, बिल्ड मतलब बनाना, बिल्डिंग, सेम ये तीनों सिनोनिम्स एक जैसे हैं। लास्ट में ये वाला एक अपोजिट वर्ड है डिमोलिश, तो इसका आंसर होगा डिमोलिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच डायलॉग। अब क्या करना है कि ये जो है ये कुछ डायलॉग बोले गए हैं चाइल्ड और उसके फादर के बीच में। तो अब वो क्या कहता है कि वो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, यानी कि जो क्वेश्चन बता रहा है कि भाई इसमें क्या बोलना चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए आगे की डायलॉग को पूरा करने के लिए। तो कहता है, चाइल्ड कहता है सबसे पहले माई टूथ हर्ट्स, तो कहता है मेरा दांत दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर क्या कहता है, लेट मी सी, सॉरी फादर कहता है लेट मी सी, मुझे दिखाओ। मे बी वी नीड टू विजिट द डेंटिस्ट, हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो वो कहता है, चाइल्ड कहता है नो आई डोंट वांट टू डैश द डेंटिस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, डन टू सी, यहाँ पे क्या आएगा सी, मैं डॉक्टर्स को नहीं मिलना चाहता। अब यहाँ पे देखो लेट मी सी, वो देखने को बोल रहा है, तो सेम टू सेम वही बात बोल रहा है कि डॉक्टर को दिखाना है, तो डॉक्टर देखेगा तो वो भी सी काम करेगा, तो सिमिलर हो गया यहाँ पे। तो क्या यूज करना है, सी का यूज करना है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मैनी वर्ड्स आर मिस स्पेल्ड इन दिस सेंटेंस। तो ये पूरा सेंटेंस है, ही हैज़ अ मिस्चीवियस लुक ऑन हिज फेस। तो कहता है कि इसके अंदर जो है कितने जो हमारे वर्ड हैं वो गलत लिखे हुए हैं, तो हमको ये बताना है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो है ये मिस्चीवियस। एक्चुअल में मिस्चीवियस की स्पेलिंग होती है MISCHI होता है, CHIEVOUS। तो ये जो आई है यहाँ पे डिफरेंस है, देखो यहाँ पे पहले ई लिखा हुआ है, होना चाहिए था CHIEVOS। तो इसमें ओनली वन क्या है, वन स्पेलिंग क्या है, मिस स्पेल्ड है, गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन यू आर इन 7th हेवन यू आर, व्हेन वो कहता है जब तुम 7th हेवन में होगे तो क्या होगे। अब क्या होगा, व्हेन यू आर इन 7th हेवन मीन्स यू आर हैप्पी और एक्साइटेड। जब यानी कि हेवन में यानी कि स्वर्ग में कोई होता है तो वो कैसा होता है, हैप्पी और एक्साइटेड होता है। तो डेड एंड गोन नहीं होता है उसको। 7th हेवन का मतलब यहाँ पे होता है कि वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, ये एक तरह से इडियम है। तो इसका ऑप्शन होगा वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो अगर कोई आपको कहता है कि आई एम इन 7th हेवन, मैं 7th हेवन में हूँ, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। ठीक है, सिंपल मीनिंग इसका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। नेम ऑफ द मैगजीन, दीज आर द नेम ऑफ मैगजीन, 3 मैगजीन्स आर देयर एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज मैगजीन्स, कि उन मैगजीन में क्या है, एंड दिस इज द प्राइस, ये प्राइस है। तो अब देखो यहाँ पे वो पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो तुम्हारी मर्जी है क्वेश्चन पढ़ो या पहले तुम ये टेबल पढ़ लो, मर्जी है तुम्हारी। सबसे पहले वो कहता है शेफ्स डिलाइट, शेफ यानी कि खाना बनाने का, अ मंथली मैगजीन फॉर इंटरनेशनल शेफ्स, जो इंटरनेशनल जो शेफ होते हैं उनकी एक मैगजीन छपती है जिसका नाम है शेफ्स डिलाइट। तो इसका मतलब उसके में खाने के बारे में होता होगा, खाने के बारे में लिखा जाता होगा, नई नई डिश बनती है उनके बारे में लिखा जाता होगा। तो उसका जो प्राइस है वो 120 है। टीन ट्रम्पेट, तो वो कहता है ए फोर्टनाइट मैगजीन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो एक फोर्टनाइटली का मतलब होता है 14 डेज में, 14 डेज में कोई काम होता है तो उसको फोर्टनाइटली बोलते हैं। एक वीक में जो काम होता है उसको वीकली बोलते हैं, और एक मंथ में जो काम होता है उसको मंथली बोलते हैं, और फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर हमारा 6 मंथ को हाफ ईयरली बोलते हैं, 3 मंथ को क्वार्टरली बोलते हैं, और उसके बाद हमारा जो 1 ईयर फिर एनुअली बोल देते हैं उसको, या ईयरली बोल देते हैं। तो यहाँ पे फोर्टनाइटली है, उसका जो प्राइस है वो 60 है। ग्रीन वॉरियर्स, अब एक ग्रीन वॉरियर्स है फॉर द इको फ्रेंडली पीपल, ये उन लोगों के लिए है जो इको का मतलब क्या होता है, इको इज यूज फॉर एनवायरमेंट। जो इको वर्ड यूज किया गया है वो एनवायरमेंट के लिए है, जैसे कि जो पोल्यूशन नहीं करती हैं जो चीज़ें, उनसे रिलेटेड है। तो उसकी जो मैगजीन है वो 40 रुपीज़ की छपती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्टिकल ऑन सैपलिंग एंड इट्स केयर वुड आइडली फीचर इन विच मैगजीन। तो सैपलिंग क्या होता है, सैपलिंग होता है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको लगाना। तो सैपलिंग यहाँ पे पौधों से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, तो वो कौन सी मैगजीन में छपेगा।
देखो पहले वाली मैगजीन बता दी थी सेफ के बारे में, दूसरी बता दी थी बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में, तो तीसरी वाली तो थी ना इन्वायरमेंट के बारे में, इको फ्रेंडली थी वो। तो ऑप्शन ये वाली कौन सी रहेगी, द ग्रीन वॉरियर्स। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, द ग्रीन वॉरियर्स। ठीक है, वॉरियर्स क्या होता है, योद्धा होता है, वॉरियर्स का मीनिंग योद्धा। रीड द लाइन्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये लाइन को पढ़ना है और चूज करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तो क्या किया, वाइज बर्ड ने रिप्लाई किया केयरफुली, व्हेन द हंटर कम्स, जब भी हंटर यानी शिकारी, व्हेन हंटर कम्स, जब शिकारी आता है, यू मस्ट प्रिटेंड टू बी डेड। प्रिटेंड होता है अपने आप को शो करना, एक तरह से अपने आप को शो करना है। कैसे शो करना है, टू बी डेड, कि तुम मरे हुए हो, कि यानी कि शिकारी जब आता है तो तुम्हें ऐसे फील, ऐसे लगना चाहिए, तुम्हें इस तरह से गिर जाना या इस तरह से रिएक्ट करना है कि जैसे तुम्हारी डेथ हो चुकी है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट डिड द ओल्ड बर्ड, ओल्ड यहाँ पे ओल्ड बर्ड मतलब बूढ़ा, बूढ़ा जो पक्षी है, उस यानी कि उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, जिस तरह से हमारे ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन जैसे दादी और नानी या दादा दादी होते हैं, वो अच्छे एक्सपीरियंस से बताते हैं चीज़ों, वैसे ही सेम चीज़ है। टू डू व्हेन द हंटर कम बैक, तो हंटर कम्स बैक, जब वो वापस आएगा तो कैसे शो करना है तुमको, तो क्या बोला है, प्रिटेंड टू बी डेड। तो प्रिटेंड टू बी डेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, प्रिटेंड टू बी डेड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, माई मदर टीच इन डैश यूनिवर्सिटी, मेरी मदर क्या करती है, कहाँ पढ़ाती है, इन एन, अब ये आर्टिकल है। अब आर्टिकल के बारे में क्या होता है कि जहाँ पर आपको ए, ई, आई, ओ और यू, अगर इनमें से किसी की साउंड सुनाई देती है तो क्या करना है, वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको यूज करना है यूनिवर्सिटी। किसका यूज करना है, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ पे आपको यूज करना है एन का, ये जो होते हैं। और बाकी अगर किसी और चीज़ की साउंड आती है तो आपको फिर यूज करना है किसका, ए का। तो यहाँ पे साउंड आ रही है यूनिवर्सिटी। अब देखो दिखने में तो ये क्या लग रहा है, वावल लग रहा है ना, लेकिन इसमें साउंड यू की आ रही है, यूनिवर्सिटी य, लेकिन साउंड आनी चाहिए थी या तो ए की या ई की या आई की या ओ की या अ की, तो इस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन साउंड आ रही है यूनिवर्सिटी य से। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो ए कौन से ऑप्शन में है, बी में है। ठीक है, ये आर्टिकल का पोर्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू हिंदी। यहाँ उत्तर शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। उत्तर का एक तो मतलब होता है, उत्तर शब्द का एक अर्थ होता है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, दूसरा अर्थ पर्सन का उत्तर देना, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पर्सन पूछा जाता है, तो आप उस पर्सन का क्या करेंगे, उत्तर देंगे, तो उसको कहते हैं। तो अब वो कहता है कि इन दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में उत्तर का अर्थ दिशा है, यानी कि नीचे जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से वाले सेंटेंस के या कौन से वाले वाक्य के अंदर जो उत्तर वर्ड यूज किया गया है, उत्तर शब्द जो यूज किया गया है, उसका मीनिंग डायरेक्शन है, दिशा है। मोहन के सभी उत्तर सही थे, तो उत्तर सही का मतलब सारे आंसर सही थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। डाकघर हमारे विद्यालय के उत्तर में स्थित है, तो डाकघर यानी कि ये मान लेते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है और वो उत्तर में है हमारे घर के, तो ये उसका घर है, तो ये होम है। तो ये यही तो बोल रहा है डायरेक्शन के बारे में, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब दूसरे अगले चेक कर रहे हैं तो वो कर सकते हो। तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो वो भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। तो गद्यांश के हिसाब से बच्चे कौन सा गेम नहीं खेलते हैं, कौन सा खेल नहीं खेलते हैं, तो बच्चों से पत्ते की पिटपिटी बजाना, तो पिटपिटी बजाना तो ये रहा, तो ये तो खेलते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। गिट्टे खेलना, ये गिट्टे वाला हो गया, तो ये भी गलत हो गया। कबड्डी, तो कबड्डी तो इसमें कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कबड्डी। रही बात पिट्ठू की, तो पिट्ठू ये रहा, पिट्ठू वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। तो जो चीज़ यूज नहीं हुई है, क्योंकि उसने पूछा नहीं खेलते थे, उसने पूछा है नहीं खेलते थे, तो वो कोई है, कबड्डी नहीं खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
कि अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। मान लो आपको किसी को चिट्ठी भेजनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या चीज़ लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे। अब इसके अकॉर्डिंग बताना है हमको, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करेंगे, एक्चुअल में सबसे पहले तो जिसको चिट्ठी भेज रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, फिर उसके फादर का नाम लिखना होता है, पिता का नाम लिखना होता है, फिर उसका हाउस नंबर आता है, फिर उसकी गली नंबर आता है, फिर उसका मोहल्ला आता है, फिर उसका कोई नियर में कोई लैंडमार्क है वो आता है, या फिर उसका शहर आता है, फिर लास्ट में स्टेट आता है, फिर उसका पिन कोड आता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है, अब इसमें देखो नाम तो दिया नहीं है, इन 4 ऑप्शन में किसी का नाम तो है नहीं, तो नाम नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, नाम के बाद क्या आता है, मोहल्ले का मकान नंबर आता है, सबसे पहले क्या आएगा, मकान नंबर आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे 4 ऑप्शन आ जाता है, तो पहले नंबर पे ये आना चाहिए। दूसरे पे आएगा आपका कस्बे का नाम, कस्बे यानी कि मकान नंबर आ गया, गली मोहल्ले का नाम आ गया, फिर शहर का नाम आएगा, फिर आएगा शहर या कस्बे का नाम। तो पहले नंबर पे आएगा 4, फिर आएगा आपका 2, तो 4 और 2 कौन से वाले ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में ही है, स्टार्टिंग में 4 2, फिर आता है जनपद का नाम और लास्ट में आता है स्टेट का नाम, स्टेट का नाम आएगा लास्ट में। और अगर इसमें पिन कोड दिया होता तो पिन कोड उससे भी लास्ट में आता, तो 4213, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। तो उड़ीसा पुलिस कौन से कबूतरों का यूज कर रही है, हुमर कबूतरों का, क्या करने के लिए, संदेश भेजने के लिए। कहाँ भेजने के लिए, दुर्गम इलाकों में। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पे जाना मुश्किल होता है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती होती है, ठीक है। इन कबूतरों का जीवन काल 15 से 20 साल होता है, यानी कि इनकी लाइफ जो होती है 15 से 20 साल होती है, और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। सही है भाई, उसने बता दिया। अब वो कहता है कि दिए गए गद्यांश में से इनमें से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। पहला है कबूतर अपना रास्ता कैसे खोजते हैं, ये तो उसने पूछा ही नहीं है। चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है, ये भी नहीं बोला है उसने। पिन कोड की शुरुआत कोई कहाँ हुई, कब हुई, ये भी नहीं पूछा है। कौन से राज्य की पुलिस हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करती है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, क्योंकि उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा एक स्टेट का नाम है, इंडिया का, इंडिया की एक स्टेट है उड़ीसा, उस वहाँ की जो पुलिस है वो क्या करती है, हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 14, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी ने कहा था कि एक उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। तो कहानियाँ कहाँ किस पे छपती थी, कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ होता है पेज, पुस्तक यानी बुक्स, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। सारे शब्द स्थिर होते थे, स्थिर का मतलब फिक्स होते थे। जैसे मोबाइल में होता है ना कि कभी ऊपर ले जाओ पीडीएफ को, कभी नीचे ले आओ, ऐसे ऐसे नहीं होता है मोबाइल बुक्स में तो एक बार जो प्रिंट हो गया वो प्रिंट हो गया, ठीक है। चलते नहीं थे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि चलते नहीं थे, और आजकल पर्दे पर चलते हैं, स्क्रीन पर दिखाते हैं हम वो सारी चीज़ें, तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो कुम्मी के दादाजी के समय शब्द स्थिर क्यों रहते थे, क्वेश्चन ये है कि भाई उस टाइम पे जो शब्द थे वो स्थिर क्यों रहते थे, क्योंकि उस समय लोगों को पढ़ना नहीं आता था, नहीं गलत बात है। उसके बाद क्योंकि उस समय कहानियां कागज पर छपती थी, तो ये बात सही है भाई, कागज पे छपती थी, पेपर पे छपती थी, क्योंकि ये जो कहानी है, जो ये लाइनें लिखी हुई हैं, ये कहानी है फ्यूचर की, कि आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आ जाएगा कि लोग किताबें पढ़ना बंद कर देंगे, सब कुछ स्क्रीन पे होगा, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, वहीं पे बैठ के देखेंगे सब कुछ, सब वहीं पे पढ़ेंगे। तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो यानी कि ये अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी हम किताबें पढ़ रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में जो हमारे बच्चे होंगे, जो उनको शायद स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही कंप्यूटर पे पढ़ाया जाएगा, काम भी कंप्यूटर ही चेक करेगा, सब कुछ उसमें काम किया, लिखा, सब कुछ उसी में, टैब वगैरह में सब कुछ उसी पे चलेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि उस समय कहानियां कागज पर छपती थी। हाँ भाई, अभी के टाइम की बात करें तो कहानियां किस पे छपती हैं, बुक्स में ही छपती हैं, क्योंकि उस समय पढ़ाई मुश्किल तो नहीं, पढ़ाई मुश्किल थोड़ी होती है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यह गलती है जिसने मस्क को बनाया। मस्क एक्चुअल में क्या होता है, मस्क एक थैला होता है जो कि स्किन से बनाया जाता है, किसी जानवर की स्किन से बनाया जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया, समाया मतलब जिसमें ज़्यादा पानी आया हुआ था। तो पंक्तियों को पढ़कर मस्क का अर्थ बताइए। तो अब देखो ध्यान से, ऊन से बना हुआ थैला नहीं, मैंने बताया अभी स्किन से बनता है वो, तो रेशम से नहीं, रेशम किसको बोलते हैं, सिल्क को बोलते हैं। भेड़ या बकरी की खाल से बनाया गया, हाँ यही है, खाल से बनाया हुआ है।
स्किन से, सूती कपड़े से बनाया नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पे क्रिया चूज करनी है क्वेश्चन नंबर 16 में कि क्रिया बताओ। क्रिया क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो क्रिया को वर्ब कहते हैं। और वर्ब क्या बताती है, वर्ब बताती है हमें किसी एक्शन के बारे में, कि हम कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, सॉरी एक्टिंग लिख दिया मैंने, एक्शन होगा, एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ माँ रसोई घर में खाना रही थी, तो क्या कर रही थी, पकाने रही थी। पकाने रही का कोई सेंस ही नहीं बनती, पकाया रही थी, ये भी गलत है। बोलने में यह अजीब लग रहा है, पका कर रही थी, नहीं, तो पका रही थी, सिर्फ क्या रहेगा, पका रही थी। तो ऑप्शन 16 इज राइट, पका रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, दिए गए वाक्य में से सही विशेषण शब्द वाला वाक्य चुनना है। तो विशेषण मतलब स्पेशल चीज, किसी चीज के बारे में, स्पेशल जो चीज होती है उनके बारे में वो बात कर रहा है। तो वो कहता है अविनाश स्कूल जाता है, तो इसमें कोई स्पेशल बात थोड़ी है कि वो स्कूल जाता है, तो वो जाता है, अच्छी बात है, ये इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भी कोई स्पेशल चीज नहीं है। दूसरा है मेरे पास चमकीली पतंग है, तो चमकीली यहाँ पे यानी कि ब्राइट पतंग के बारे में स्पेशल बात बोल रहा है कि भाई चमकीली पतंग है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। रोहन के पास कार है, तो कार तो हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कोई स्पेशल उसमें चीज नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, बाकी ऑप्शन गलत रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द न्यूमरल फॉर्म ऑफ 6,05,615 को कैसे लिखा जाएगा। तो इससे सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं कि भाई अगर हमको लाख के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने डिजिट होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसका मतलब 6 डिजिट होंगे, इसका मतलब उसके अंदर 6 डिजिट होंगे। तो अगर जिस भी इन चारों ऑप्शनों में से जिसमें भी 6 डिजिट आपको दिख रहे हैं, अगर ओनली 6 डिजिट एक ही में है तो ऑप्शन वही हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप काउंट करें तो इसके अंदर हो जाते हैं 8 डिजिट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें भी 8 है, ये भी गलत हो गया। इसके अंदर 6 डिजिट है, तो ये हो सकता है। इसके अंदर कितने डिजिट है, 7 डिजिट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर बाकी में भी 6 डिजिट होते तो कैसे चेक करते। तो देखो उसने बोला 6 लाख, तो अब क्या करना होता है, पहले लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं उनके बाद एक कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कोमा लगाते हैं। तो पहले लिखा 6 लाख, तो यहाँ पे लिखते 6, 5,000, तो 5,000, अब लेकिन स्पेस तो 2 का है, यहाँ पे स्पेस तो 2 का है, तो क्या करना पड़ेगा, अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो उसके पीछे 0 लगानी पड़ेगी, तो 50 बन जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 05 लिखना पड़ेगा। तो 05 हो गया, 615, तो 615, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में आता है, सी में आता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है 19, दीज 4 शेप्स वर ड्रॉन बाय साहिल ने ये 4 ड्राइंग्स बनाई हैं, उस शेप्स बनाई हैं सॉरी। आउट ऑफ दीज विच 2 शेप हैव द सेम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो कहता है कि किसके अंदर सेम लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। सेम लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप उनको टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तो उसके बाद लाइन्स सेम होनी चाहिए। लाइन्स का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितनी है, 5 है। तो 5 कॉर्नर है, एक तरह से 5 कॉर्नर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि 5 कॉर्नर यहाँ पे है। तो इनके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 कॉर्नर है, इसके अंदर 6 कॉर्नर है, इसके अंदर 5 है और इसके अंदर 5 है, दोनों के अंदर 5 है। अगर आप इनको रोटेट कर दोगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी घुमा लो, घुमाने के बाद वो एक जैसी ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप इसको घुमाओगे तो घुमाने के बाद ये फिर ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्री नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन 2 यानी ड्राइंग 2, ये शेप 2 और शेप 4। तो आंसर रहेगा शेप 2 एंड शेप 4। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, सॉरी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है काउंट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सेंटेंस दिया है आई लाइक मैथ, इसके अंदर हमको ढूंढने हैं राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल्स। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं और फिर हम काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितने एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला एंगल बनता है यहाँ पे, तो एंगल नंबर 1 यहाँ पे बनता है, एंगल नंबर 2 बनता है आपका यहाँ पे, एंगल नंबर 2 यहाँ पे बनता है, एंगल नंबर 3 इस कॉर्नर पे बनेगा, फिर एंगल नंबर 4 यहाँ बनेगा, एंगल नंबर 5 फिर यहाँ बनेगा, और एंगल नंबर 6 यहाँ बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंगल नंबर 7 यहाँ बनेगा, एंगल नंबर 8 यहाँ बनेगा, उसके बाद आता है एंगल नंबर 9 यहाँ बनेगा, 10 यहाँ बनेगा, और उसके बाद हमारा 11 नंबर यहाँ बनेगा, और 12 नंबर यहाँ बनेगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, इसमें 11 ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला के अंदर 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, ये वाला छोड़ दीजिए। तो टोटल 12 बन रहे थे हमारे, तो 12 की बजाय कितने हो गए, 11 हो गए, एक माइनस कर दो इसमें से, तो ये के वाला नहीं बनेगा, के वाले पे 90 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 11 एंगल बनेंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं, यस आप समझ ही जाएंगे, के वाले को हटा दो बस, बाकी सारे ये सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कितने एंगल बन जाते हैं, 11 बन जाते हैं। तो अब इसको दोबारा से, तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सोनूज फील्ड हैज पेरीमीटर 22, कि सोनू का जो फील्ड है उसका पेरीमीटर जो है 22 है। पेरीमीटर क्या होता है, बाहर की बाउंड्री, वो क्या है 22 है, एंड एरिया 10 स्क्वायर मीटर है, एरिया 10 स्क्वायर मीटर है। तो विच वन ऑफ शेप गिवन बिलो वुड हैव द सेम पेरीमीटर एज सोनूज फील्ड बट डिफरेंट एरिया, बट उसका एरिया डिफरेंट होना चाहिए। तो अब एरिया यहाँ पे तो 10 दिया हुआ है, तो अब देखो कि अगर मैं कहूँ कि 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है, तो अब देखो इसमें क्या है, 10 है, 2 5 जा 10 होता है, हो गया। तो इसका मतलब तो ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमको चाहिए पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हमको सेम बनाना है। तो पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो क्या करना है। इसके दो तरीके हैं, पहले ये कर दो, ये कितने हैं 4 हैं, ये कितने हैं 5 हैं, ये कितने हैं 4 हैं, ये कितने हैं 5 हैं। एक्चुअल में ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, 5 × 5 नहीं है, ये 4 × 5 है। तो सबको ऐड करके देखो, सबको ऐड करके देखते हैं, तो आता है 18, तो 18 तो नहीं बन रहा है हमारा, आंसर आना चाहिए हमारा 22। अब इसको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, तो ये कितने हैं, ये 9 है, नीचे भी 9 है, इधर क्या है 2 है, और इधर क्या है 2 है। तो 9 + 2 कितना हो गया 11, और 11 + 9 कितना होता है 20, 20 + 2 22। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 2 × 9, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा एक तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका पेरीमीटर के लिए ये हो सकता था कि आप 2 में 2 ऐड कर देते और 9 में 9 ऐड कर देते, और उसके बाद सबको ऐड कर देते। तो 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, 9 + 9 क्या होता है 18 होता है, तो 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, रोहित हैड मेड अ न्यू हाउस, रोहित ने एक नया घर बनाया, ही वांट्स टू टाइल द फ्लोर, वो क्या चाहता है कि अपने घर के अंदर टाइलों पे क्या कर दे, फ्लोर पे क्या लगा दे, फर्श पे टाइलें लगाना चाहता है। द साइज ऑफ द रूम इज दिस, रूम का जो साइज है वो है 9/12 फीट। इन द मार्केट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स, 3 टाइप की स्क्वायर टाइल आती हैं, 1/1 की जिसकी लेंथ 1 है और विड्थ भी 1 है। दूसरी आती है 2/2 की, लेंथ 2 विथ 2 या ब्रेथ के भी कहते हैं इसको, और 3/3 फीट की। विच टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले देम विदाउट कटिंग, उसको कौन से वाली क्या है, कौन से वाली जो है वो चाहिए, टाइलें चाहिए जिससे वो क्या हो सके, पूरा का पूरा कंप्लीट उसको बगैर काटे अपनी उस पे फर्श पे लगा सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिमेट्री के लिए सिमेट्री देखनी पड़ेगी कि भाई किसके अंदर हम एक्चुअल में वैल्यू बना रहे हैं। हम फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे, तो फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर क्या बनता है, अब 9 के फैक्टर बनाते हैं पहले। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 या 3 × 4 लिख सकते हैं। तो अब वो क्या करना है, उसको साइज को रिड्यूस करना है, तो कॉमन फैक्टर निकाल के लाने हैं हमको यहाँ से।
तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, अब देखो 9 को भी क्या कर सकते थे हम, अब देखो दोबारा बताता हूँ, ये तो हो गया नॉर्मल। अब 9 को कर सकते हैं, 9 में क्या क्या आता है, अगर मैं 1 3 9, तो ये 9 के हमारे फैक्टर बन जाते हैं। और 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 2 3 4 6 12। अब आप कहेंगे सर ये कैसे फैक्टर बन गए, ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसे फैक्टर नहीं बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, वो इस तरह बनते हैं, देखो मैं बताता हूँ। 3 3 जा 9 होता है, तो 2 फैक्टर बन गए, 3 बन गया फैक्टर, एक फैक्टर, ये 3 आ गया हमारा। फिर कहते हैं 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9 होता है, तो 2 फैक्टर ये हो गए, तो ये 1 और 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेम टू सेम 12 की बात करते हैं। तो 12 में क्या आता है, 12 में आता है 1 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 1 जा 12 आता है। उसके बाद अगर आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आता है। उसके बाद आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें तब 12 आता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ध्यान से देखिए। तो ये 1 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। अब इसमें कॉमन देखना है आपको। कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए वो चीज़। तो दोनों में देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 3 और 9 है, तो इसका मतलब 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से, दोनों में कॉमन हो गया। 3 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया। उसके बाद 9 यहाँ से ले लिया, और दूसरा हमारा क्या था, अब 9 यहाँ, इस नीचे वाले में 9 है ही नहीं। अब नीचे वालों में देखें तो नीचे 2 दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले में 2 है नहीं। तो इसका मतलब 2 ही कॉमन चीज़ आ रही है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब एक तो बन गया 1/1 और एक बन गया 3/3। तो 2 ही टाइलें हमें लेनी पड़ेंगी, एक तो ये वाली 1/1 फीट वाली और दूसरी 3/3 फीट वाली। स्क्वायर फीट बोला जाएगा इसको, ठीक है, 2/2 स्क्वायर फीट, ठीक है। इस तरह से तो ऑप्शन हमारे 1/1 और 3/3 रहेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, मानव हैड अ बार ऑफ चॉकलेट। मानव के पास एक चॉकलेट की बार है, ये दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे। एंड ही गेव सम चॉकलेट पीसेस टू हिज फ्रेंड्स। वो कुछ चॉकलेट के पीसेस अपने फ्रेंड्स को दे देता है। ही गेव हाफ ऑफ द चॉकलेट टू द संजय। अब हाफ क्या करता है, अपने फ्रेंड को दे देता है, संजय को। एंड 1/3 ऑफ चॉकलेट टू मोना, और 1/3 क्या कर देता है, चॉकलेट मोना को दे देता है। तो हाउ मैनी पीसेज डिड संजय एंड मोना गेट ऑल टुगेदर। दोनों को कितने पीसेज मिले, अब ये बताना है। अब ध्यान से देखिए, इसके किस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि संजय को हाफ दिया है, तो हाफ दिया तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर वाली हाफ दे देगा, तो ये वाली किसको दे देगा, संजय को दे देगा। तो संजय का काम फिनिश हो गया। अब कहता है 1/3 ऑफ द चॉकलेट टू मोना। मोना को क्या करता है, 1/3 दे देता है। तो 1/3 का मतलब देखो 6 ऊपर थे और 6 ये नीचे हैं, तो 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। और कितने पीसेस दिए मोना को, 1/3। तो क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। टोटल को 12 को, ये सारे 12 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब वो कहता है कि हाउ मैनी पीसेज डिड संजय एंड मोना ऑल टुगेदर। तो संजय को ऊपर वाले मिले थे 6 पीसेज मिले थे, और मोना को 4 पीसेज मिले हैं ये वाले। तो 6 + 4 क्या हो गया, 10 हो गया। तो आंसर डी आ गया हमारा 10। ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है फ्रैक्शन के बारे में। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अब देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1/2, और यहाँ पे ये संजय को मिले थे और मोना को मिला था 1/3। तो फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं पहले। जब फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो क्या करते हैं, 3 1 जा 3, बीच में प्लस का साइन है तो सेम टू सेम, 2 1 जा 2, और डिवाइड में दोनों का 3 2 जा 6। तो आंसर क्या आ गया, 5/6, ठीक है। 5/6 आ गई फ्रैक्शन हमारी। और टोटल इसके अंदर पीसेज कितने हैं, 12 पीसेज हैं। तो क्या कर दो, 5/6 × 12। अब 6 की टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। तो ये है आपका मेथड नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। अमित लिव्स इन गुजरात। अमित कहाँ रहता है, गुजरात में रहता है। हिज फ्रेंड सुमित लिव्स इन वेस्ट बंगाल। उसका दोस्त जो है वो बंगाल में रहता है। अमित वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड। अमित अपने दोस्त से मिलना चाहता है, किससे, सुमित से। तो इन विच डायरेक्शन विल ही मूव। अब देखो जो हमारा गुजरात है वो यहाँ है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। तो डायरेक्शन क्या होती है, इधर ईस्ट होता है, उधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो गुजरात यहाँ है, वेस्ट बंगाल इस तरफ है, तो वो कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा।
तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, टुवार्ड्स ईस्ट। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी कि वो ईस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। अब ये मैप देखिए, इस मैप में कहाँ है, गुजरात यहाँ पे है और वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस तरफ हमारा क्या है, ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो अब क्या होगा, वो गुजरात से चलना स्टार्ट करेगा इस तरफ, तो इस तरफ क्या है, ईस्ट है, तो कहाँ जा रहा है वो, टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। इसको ध्यान से देखना है। व्हाट अमाउंट वुड यू हैव टू पे इफ यू बाय 8 सच मग्स। सच मतलब होता है इसी तरह के, अगर आप 8 मग्स खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले ना, जो पिक्चर आपको दी जाती है उसको ध्यान से देखिए कि उसके अंदर, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले ये लिखा है ला ओपाला, ये कॉफ़ी मग है, ये इसका नाम है, कंपनी का नाम है, और वो क्या चीज़ है, कॉफ़ी मग है। ये बात देख ली हमने। उसके बाद उस पर रेट लिखा हुआ है कितने का है, और उस पर लिखा है 4 पीसीज, यानी कि इस बॉक्स के अंदर 4 पीसीज हैं। तो उसको लेने कितने हैं, 8 लेने हैं। तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो जब 4 का रेट 164 है, तो इसको, जब इसको 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस को भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 इन हैंड, 2 1 जा 2 एंड +1 3। तो आंसर आ गया 328। ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स में एक कार्टन जो हमारा, उसमें उस कार्टन में 4 पीसीज आते हैं, तो डबल कर दो, 2 कार्टन में क्या आएंगे, 8 आएंगे, तो सेम टू सेम रेट भी डबल हो जाएगा। तो रेट को भी, यानी 164 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। आगे कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 8 इन द नंबर दिस। ये नंबर है 37,552,801। इसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू और 8 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। अब एक बात याद रखेंगे कि जब भी डिफरेंस निकालते हैं, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो रहेगी 800। 8 लिखेंगे, उसके पीछे जितने डिजिट हैं वो सारे 0 लिख दोगे। सेम टू सेम 5 है, तो 5 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया 50,000। 50,000 में से आप 800 को माइनस कर दीजिए। 50,000 में से 800 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49,200। तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट। ये आप खुद करके माइनस करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी EVS, यानी कि जिसको द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, एन अमेरिकन केम टू इंडिया। को एक अमेरिकी आदमी इंडिया में आता है, वो औरत भी हो सकती है, आदमी या औरत कोई भी हो सकती है, अमेरिकन लिखा है सिर्फ यहाँ पे। एंड रीड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन ए म्यूजियम, म्यूजियम में देखता है वो। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, डांस हैज, तो फेस्टिवल का नाम है और वो कहता है कि कौन सा डांस है। तो पहला है मूवमेंट ऑफ स्नेक, स्नेक की तरह मूवमेंट करते हैं, वो वाला है। दूसरा हमारा है कि आर्म एंड शोल्डर मूवमेंट, किक्स एंड लिप्स। ठीक है, एफ कहता है, एफ फेस्टिवल है जिसमें क्या करते हैं, रैपिड आर्म रिस्ट एंड हिप मूवमेंट करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई कौन सा जो हमारा वो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का नाम क्या है। तो एक्चुअल में उस ऑप्शन, उसका नाम है मूवमेंट ऑफ स्नेक। तो ये कहता है, नहीं सॉरी, विच अमंग DEF इज डांस ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो डांस है वो कौन सा है, तो वो रहेगा मूवमेंट ऑफ स्नेक। अब स्नेक कैसे रहेगा, देखो ये जो डांस होते हैं, ये ट्राइब होते हैं, ट्राइबल जो लोग होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं कि ये कबीले वाले लोग। इनकी स्पेलिंग होती है KALBELIYAS, कबील्याज। तो जो कबीले में रहने वाले लोग हैं वो ये इस तरह का डांस करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग स्टेपवेल और बाउलीज। बाउलीज और स्टेपवेल होते हैं, जिसमें स्टेप का मतलब जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं। तो सीढ़ियों वाले जो हमारे वो होते हैं, कुएं होते हैं, उनको स्टेपवेल कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है बोथ आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज। तो कहता है कि वो पहली स्टेटमेंट कहती है कि भाई वो जो है ट्रेडिशनल है, पुराना तरीका है ये स्टोरेज करने का। तो भाई हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल ही पुराना तरीका है पानी को स्टोर करने का।
दे आर यूज्ड एज विलेज रिसोर्सेज। हाँ भाई सही बात है, विलेज के रिसोर्सेज के तौर पे उनको यूज किया जाता है ताकि उनको अच्छी तरह से बाद में जब बारिश ना हो तब उनको यूज किया जा सके। दे आर मेड इन एरिया विद लेस रेनफॉल। अब जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे उनको बनाया जाता है। तो ऑप्शन पहले वाले तीनों ठीक हो गए। दे हैव ओनली डर्टी वाटर, उनके अंदर गंदा पानी भरा जाता है, ये वाला रॉन्ग है। तो पहले तीन ऑप्शन सही हैं। तो अब देखो कौन से वाले ऑप्शन में तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में ही दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी एंड सी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। बछेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन अ माउंट एवरेस्ट इन 1984। इफ यू हैपन टू क्लाइम इन 2024 देन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ईयर्स कैन बी रिटन एज। तो वो कहती है, क्वेश्चन कहता है कि जो बछेंद्री पाल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था वो 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। और अगर आप चढ़ते हैं तो कितने साल हो जाएंगे, यानी कि कितने, आप उसको कैसे लिखेंगे। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, 24 में से 1984 को माइनस कर दो। तो माइनस करने पे आपका आंसर आएगा, सॉरी 40 ईयर्स। कितने ईयर्स हो गए, 40 ईयर्स हो गए। तो 40 ईयर्स के बाद अगर आप जाते हैं तो अब क्या होगा, तो अब वो कहता है कि 40 ईयर को लिखेंगे कैसे। तो 40 ईयर तो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ। अब हाफ सेंचुरी दिया हुआ है, सेंचुरी का मतलब होता है 100, तो हाफ सेंचुरी का मतलब तो हो गया 100, सेंचुरी का मतलब 100 और हाफ का मतलब हो गया 50। तो 50 ईयर्स हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहला ऑप्शन। तो 10 मोर देन हाफ सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी से 10 ज़्यादा, तो हाफ सेंचुरी से 10 ज़्यादा, तो 50 प्लस तो 60 हो गया, नहीं ये भी गलत हो गया। 10 लेस देन हाफ सेंचुरी, यानी कि हाफ सेंचुरी से 10 माइनस 10 कम, तो ये हो गया 40। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंचुरी तो मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन 30, क्वेश्चन 30। द क्लाइमेट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज नॉट सेम एज दैट चंडीगढ़। तो माउंट एवरेस्ट की जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो चंडीगढ़ के जैसा नहीं है। इफ़ योर फ्रेंड गोज टू माउंटेनिंग, अगर आपका दोस्त माउंटेनिंग करना चाहता है, चढ़ाई करना चाहता है, ही और सी या चाहती है, सी विल फेस फॉलोइंग डिफिकल्टीज। तो उसको कौन सी डिफिकल्टी वहाँ पे होने वाली है, तो वो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी डिफिकल्टी उसको वहाँ पे फेस होंगी ताकि वो अपने आप को वहाँ पे बचा सके। तो पहला है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बात सही है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है। लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, तो पानी तो मिल जाएगा, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी या वाटर बोतल अपने साथ लेके जा सकते हैं, या रास्ते में रुकने की कुछ न कुछ तो अरेंजमेंट वहाँ पे मिल ही जाएगा, तो वाटर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है हाई स्पीड चिली विंड्स, तो बहुत ठंडी हवाएं मिलेंगी, ये बात भी सही है। वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि कम टेम्परेचर का मतलब है कि भाई वहाँ पे ठंड मिलेगी बहुत ज़्यादा, तो सही बात है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हो जाता है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में आता है, ऑप्शन सी में आता है। ये तीनों हमारे 1, 3 और 4 सही है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रवि चलता है। अब देखो यहाँ पे ना इन पूरी स्टेटमेंट को जैसे जैसे वो कहता है हम वैसे ही चलेंगे, और फिर लास्ट में वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो हम बताएंगे। सबसे पहले कहता है कि रवि चलता है 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ फ्रॉम प्लेस ए। मान लेते हैं कि ये प्लेस ए है, यहाँ से रवि चलना स्टार्ट करता है और वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो मैंने अभी आपको मैप में बताया था कि क्या होता है, ऐसे होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ साउथ होता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर वो क्या करता है, देन यहाँ पे हैन लिखा हुआ, देन आएगा, देन टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 3 किलोमीटर। अब वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, देन टुक राइट टर्न एंड वॉकड 2 किलोमीटर। अब फिर राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है। फिर फाइनली टुक राइट, अब फाइनल में फिर क्या करता है, टर्न करता है राइट की तरफ एंड वॉकड 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चलता है और वो पॉइंट प्लेस बी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बी प्लेस है। तो अब बेटा ये कितना किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। तो अब वो ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से ए से लेकर और ये बी तक की डिस्टेंस है, ये कितनी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है। और अगर ये वाली 2 है तो ये वाली भी 2 है।
तो 2 + 5 कितना होता है बेटा, 7 होता है। तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सपोज यू आर स्टडिंग एट चैंगथैंग ले। ले एक जगह है हमारे इंडिया में, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ले लद्दाख जैसे एक साथ बोला जाता है, तो बहुत ठंडी जगह है, तो वहाँ पे आप रह रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो ट्रू पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ ट्रू है। आई कैन प्रेजर्व आइसक्रीम विदाउट रेफ्रिजरेटर। तो मैंने अभी बताया कि वो इतनी ज़्यादा ठंडी जगह है कि वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, जूस तक भी जम जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आई कैन प्रेजर्व आइसक्रीम विदाउट रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम को मैं बचा के रख सकता हूँ, यानी ख़राब नहीं होगी, वो जमी रहेगी। तो सही बात है, पहला ऑप्शन सही आता है। तो उसने ट्रू ही पूछा है, तो फिर बाकी की और चेक कर लेते हैं कि क्या वो सही कह रहा है। आई नीड रेफ्रिजरेटर टू स्टोर बटर एंड मीट, बटर और मीट को रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी। अरे जब वहाँ पे है ही ठंड तो रेफ्रिजरेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है तो वैसे ही ठंड है, तो बर्फ़ का क्या करेंगे वो फ्रीज का। तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर आई नीड जहाँ पे नीड की बात कर रहा है भाई, है ही नहीं, रेफ्रिजरेटर की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, जब ठंडी है वहाँ पे। तो बर्थडे ऑन ये दिस वन नो नो नो, ये गलत है सब। तो क्या हो गया, हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम को बगैर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सन। हम एनर्जी सन से भी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, सन से भी ले सकते हैं। जैसे सोलर प्लेट लगाई होती हैं घरों में, देखी होंगी आपने, तो उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो वो क्या कहता है, मैच करेक्ट पेयर ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। तो कहता है कि सोलर एनर्जी को यूज करने के एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, यानी कि बेनिफिट, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। तो फायदे और नुकसान बताने हैं। तो पहली बात, अब देखो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर पहले एडवांटेज लिखा है तो पहले एडवांटेज ही ढूंढनी है, और अगर पहले पे दूसरे पे डिसएडवांटेज लिखा है तो दूसरे पे डिसएडवांटेज यानी नुकसान ही ढूंढना है, उल्टे मत कर देना इनको। तो पहले कहते हैं गुड पावर, हाँ ठीक बात है, अच्छी बात है, बट पोल्यूशन नहीं करती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है चीप, सस्ती है। नीड सनसाइन, हाँ भाई सन, अगर सन से अगर एनर्जी मिल रही है तो सनलाइट की जरूरत तो पड़ेगी। सस्ती, चीप मतलब सस्ती पड़ेगी, ठीक है। दूसरा कहता है चीप, सस्ती, और यहाँ पे कहता है महंगी। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी बन रहा है, इधर महंगी सस्ती बोल रहा है, इधर महंगी बोल रहा है, दोनों काम कैसे हो सकते हैं। दूसरा है नीड सनसाइन और चीप। अब देखो उल्टा हो गया, अब मैंने कहा था ना कि एडवांटेज को क्या करना है, एडवांटेज को एडवांटेज ही लेना है, एडवांटेज को फायदा और चीप ये नुकसान। तो अब डिसएडवांटेज में कह रहा है कि वो महंगी सस्ती पड़ेगी, तो ये नुकसान है, तो गलत बात है ना ये तो इसका मतलब ये गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो अब ये बताना है कि इन सारी स्टेट में से कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा जो है स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। अब वो सारी स्टेट में आपको मैप दिखाने वाला हूँ, उस मैप में हम चेक करेंगे, उसमें पंजाब, आसाम, उत्तर प्रदेश 3 स्टेट हैं, इनके बारे में चेक करेंगे कि कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ कवर कर रही है, टच कर रही है बॉर्डर को। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो पंजाब है यहाँ पे, ये है पंजाब। तो पंजाब हमारा जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है और राजस्थान के साथ करता है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए, 4 स्टेट हो गए। टोटल कितने स्टेट हो गए, 4 स्टेट हो गए हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि भाई उत्तर प्रदेश किसके साथ शेयर करता है। अब ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश शेयर करता है हमारा, सबसे पहले यहां पे देखेंगे उत्तराखंड के साथ, सबसे पहले उत्तराखंड के साथ शेयर करता है यहाँ पे। दूसरा हिमाचल के साथ, ये थोड़ी सी बाउंड्री है बिल्कुल। उसके बाद हरियाणा के साथ करता है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो काउंट करके देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 इंडियन स्टेट और एक दिल्ली क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो यूपी कितने स्टेट शेयर करता है, 8 + 1, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 9, लेकिन वो स्टेट के बारे में पूछ रहा है तो 8।
तो पंजाब 4 और यूपी 8। अब बात आती है असम की। असम को चेक कर लेते हैं, असम कितने के साथ शेयर करता है। पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया हमारा नागालैंड, फोर्थ हो गया हमारा मणिपुर, फिफ्थ हो गया हमारा मिजोरम, सिक्स्थ हो गया हमारा त्रिपुरा और सेवन्थ हो गया हमारा मेघालय। तो असम कितने के साथ शेयर करता है? 7 के साथ, यूपी करता है 8 के साथ और पंजाब करता है हमारा 4 के साथ। तो सबसे ज़्यादा कौन शेयर कर रहा है? सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है यूपी। तो आंसर क्या रहेगा? यूपी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम का। विच ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको बताना है, सेक्वेंस बताना है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। फूड को लेकर, फूड प्रोसेसिंग बॉडी के अंदर कैसे चलती है वो बताना है हमको। तो देखो मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, उस पिक्चर में बताता हूँ फिर उसके बाद क्या होगा। देखो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम खाना जब खाते हैं तो खाना हमारे माउथ से हम क्या करते हैं, माउथ से हम उसको निगलते हैं तो फिर वो कहाँ जाता है? ये फूड पाइप है जिसको ओएसोफेगस भी कहते हैं। तो यहाँ से गया वो फूड पाइप में। अब फूड पाइप के बाद वो कहाँ जाता है? वो यहाँ से होता हुआ यहाँ गया स्टमक में। तो वो गया स्टमक में। स्टमक के बाद वो यहाँ से होता हुआ पे ये पतली सी जो पाइप है इस मोटी पाइप के नीचे से निकलेगा यहाँ से। तो ये जो छोटी वाली है ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ इस बड़ी वाली में एंटर कर जाएगा। इस बड़ी वाली में एंटर करके फिर ये इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और लास्ट में फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हुआ? पहले माउथ आएगा, फिर हमारा फूड पाइप आएगी, फिर स्टमक पेट में जाएगा, फिर उस स्टमक उसको तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उस पर चलते हैं। तो क्या कहता है? पहले माउथ आता है। अब माउथ के बाद क्या आएगा? फूड पाइप। तो देखो यहाँ तो स्टमक दिया हुआ है, यहाँ भी स्टमक दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो ये वाले तो ऑप्शन दोनों ही गलत हो गए। लास्ट वाला नन दिया हुआ है तो इसको बाद में चेक करेंगे, पहले यहाँ चेक करते हैं। फूड पाइप आ गया, सही बात है। स्टमक आ गया, सही बात है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी, यानी कि ये हमारा सही है। ठीक है बेटा, इस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्वेश्चनों को समझते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।